Hello everyone, वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद नोट्स। आई एम योर एजुकेटर खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चेंज ड्राइवर्स। चेंज ड्राइवर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का एक सब टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है इसमें जो 3 टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है चेंज ड्राइवर जिसे हम आज कवर कर लेंगे। सेकंड है हमारा बैरियर्स। थर्ड है हाउ टू रिमूव दीज बैरियर्स। ये जो दोनों टॉपिक हैं बैरियर एंड रिमूवल ऑफ दीज बैरियर्स, ये दोनों जो हमारे टॉपिक होंगे इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज चेंज ड्राइवर। चेंज ड्राइवर्स मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो चेंज होने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल फैक्टर एंड सेकंड इज इंटरनल फैक्टर्स। हमारे एग्जाम में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। चेंज ड्राइवर्स पूछ सकते हैं, फैक्टर्स ऑफ चेंज पूछ सकते हैं या फिर फोर्सेस ऑफ चेंज पूछ सकते हैं। तो आपको यही लिखना है कि हमारे जो एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वही हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चेंजेस को लाने में। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है वो हम करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, सेकेंड जो होगा वो है हमारा इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के फैक्टर हैं लेकिन ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे फर्स्ट देखो टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे चेंज को लाने में। किस तरीके से, अगर हम बात करें नोकिया की, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी नोकिया का एग्जाम्पल दिया था। जो नोकिया है वो कीपैड फोन को बनाती थी, प्रोडक्शन ऑफ कीपैड फोन्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही एंड्रॉयड फोन मार्केट में आया, टच वाले फोन जो है वो मार्केट में आए, तो लोगों ने टच वाले फोन को खरीदना शुरू किया। मतलब कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई जिसकी वजह से हमारे टच फोन जो हैं वो मार्केट में आए। अब हमारी जो नोकिया कंपनी थी उसने उस टेक्नोलॉजी को, जो हमारे टच फोन की टेक्नोलॉजीज हैं, उनको अडॉप्ट नहीं किया। टेक्नोलॉजी के चेंज होने से जो भी हमारा एक्सटर्नल जो हमारे फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट के, उसमें चेंज होने की वजह से अपनी जो कंपनी है, अपने जो भी सिस्टम है, अपना जो स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है उसको चेंज नहीं किया, जिसकी वजह से वो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं कर पाई। तो यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारा टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी हमने नहीं, टेक्नोलॉजी के चेंज होते ही अगर हम चेंज नहीं हुए तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। सेकंड आता है मार्केटिंग कंडीशन। मार्केटिंग कंडीशंस, जैसे ही मार्केट में हमें पता लगता है कि हमारी जो मार्केटिंग कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट में वो चेंज हो रही हैं, उसी तरीके से हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर बदल देना चाहिए और उसी तरीके से मार्केटिंग करनी चाहिए जिस तरीके से प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो। नेक्स्ट आता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्या कहता है कि जो भी गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे गवर्नमेंट ने, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट ने कोई भी बिल पास कर दिया या कुछ भी पास किया है तो उस बेसिस पे हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमारा आता है लीगल। लीगल मतलब लॉ से रिलेटेड, या हम कहें कि कुछ कानून या कुछ एक्ट्स। जैसे हम बात करें कि जैसे हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की अभी हमारा एक अमेंडमेंट आई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की, मतलब लीगल फैक्टर में चेंज हुआ जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन को भी थोड़ा चेंज होना पड़ता है। तो यहाँ पर लीगल मतलब कुछ ऐसे रूल रेगुलेशंस या फिर कुछ ऐसी हमारे जो एक्ट्स हैं जिनके बेसिस पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें चेंजेस को करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कस्टमर। कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, ये जो तीनों ही जो पर्सन्स होते हैं ये तीनों ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जो हमारा कस्टमर होता है उसका टेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, या ये कहें कि उसकी जो जरूरतें हैं वो दिन ब दिन अलग होती जा रही हैं, या उसे कुछ नया ही चाहिए, कुछ नए डिमांड करता है। तो कस्टमर को देखते हुए हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंज करने पड़ेंगे और एज पर द कस्टमर नीड हमें प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो ये चेंजेस ड्यू टू कस्टमर होते हैं। नेक्स्ट हमारा है सप्लायर। जो हमें रॉ मटेरियल देता था वो थोड़ा सस्ता देता था, तो आज हमें वो क्या कर रहा है, कॉस्टली उस चीज को प्रोवाइड कर रहा है, सेम रॉ मटेरियल सब कुछ। तो उस वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशनल जो प्रोसेस होती है, ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंपटीटर। कंपटीटर तो हमारा बहुत ही ज्यादा हमें इम्पैक्ट करता है। कंपटीटर को देखते हुए अगर हम ना चलें तो हम कभी भी मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे। तो अगर मार्केट के अंदर एग्जिस्टेंस चाहते हो या मार्केट के अंदर जितने भी कंपटीटर्स हैं उनको compete करना चाहते हो और उनसे ऊपर रहना चाहते हो, तो आपको कंपटीटर की जितनी भी स्ट्रेटेजीज हैं, जितनी भी विजन है, मिशन है, उसको माइंड में रखना होगा और उनके अकॉर्डिंग अपने आप में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि आपकी जो एग्जिस्टेंस है वो मार्केट में बनी रहे। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल। कुछ इकोलॉजिकल
इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोलॉजिकल मतलब कि जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, उनके होने की वजह से भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम इकोलॉजिकल में हम बात कर सकते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि एक्सटर्नली आया है, जिसकी वजह से हमारी पूरी ही, ये आप देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी पे, पूरी हमारी अर्थव्यवस्था पे, या हमारी जितने भी इकोनॉमी के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बिजनेस हैं, उन पे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है ड्यू टू दिस कोविड-19, जो कि इकोलॉजिकल फैक्टर का एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है सोशल या सोसाइटी। सोसाइटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालती है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो सोसाइटी से बनता है। मतलब कि जो हमारा बिजनेस है वो रॉ मटेरियल्स या जो फैक्टर्स होते हैं, जो हम 4 फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वो हमारे सोसाइटी से आते हैं। तो अगर हम सोसाइटी से कुछ भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं तो वो सोसाइटी हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट भी करती है। नेक्स्ट आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है कि हमारी इकोनॉमी को जब हम दूसरी इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर आपको एलपीजी के बारे में पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन क्या कहता है, कनेक्टिंग आवर इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ आपको क्या करना है, अपनी इकोनॉमी को जोड़ देना है, इकोनॉमी को ओपन कर देना है। जैसे ही हम हमारी इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन को लागू करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो उसी तरीके से हमें कुछ चेंजेस भी करने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी जो ग्लोबलाइजेशन है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। हम ग्लोबलाइजेशन में ये कह सकते हैं कि पहले के टाइम में जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था, 1991 से पहले की जो हम सिचुएशन देखें, तो वहां पर क्या था, सिर्फ हमें जो भी प्रोडक्शन करना था हमारी विद इन कंट्री के लिए करना था। मतलब जो हमारी बाउंड्री है कंट्री की, सिर्फ अंदर अंदर के लिए हमें प्रोडक्शन करना था, तो हम प्रोडक्शन कुछ कम क्वांटिटी में करते थे। लेकिन जैसे ही हमने ग्लोबलाइजेशन किया तो हमें पता है कि हमें एक्सपोर्ट भी करनी है, तो जब एक्सपोर्ट भी करनी है तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यहां से कुछ चेंजेस देखने को मिले, या ये कहें कि जो मार्केट है, हमने पहले पिछली वीडियो में ही किया था कि मार्केट का बढ़ना या मार्केट, न्यू मार्केट में एंट्री करना चेंजेस है। तो यहां पर ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है, हमारी मार्केट ही तो बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके, एक्सटर्नल फैक्टर्स के। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर क्या होता है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे फोर्सेस होती हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ फोर्सेस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करती है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चेंजेस को लाने के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, नेचर ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो भी इंप्लॉइज हैं, चाहे वो टॉप लेवल के हो, मिडिल लेवल के हो या लोअर लेवल के हो, चाहे किसी भी लेवल के वो पीपल हो, इंप्लॉइज हो, तो उनका जो नेचर होता है वो भी इफेक्ट डालता है हमारे चेंजेस पे। नेक्स्ट आता है हमारा चेंज इन वर्किंग एनवायरनमेंट। जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाता है तो हमें भी चेंजेस करने पड़ते हैं। मतलब कि वर्किंग एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो पहले हमारी जो सिचुएशंस थी वो अच्छी थी, कोविड से पहले की जो सिचुएशंस थी वो अच्छी थी, तो वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा था। लेकिन आज के टाइम पे हम जो इंटीग्रेटेड होके वर्क नहीं कर सकते, हमें आइसोलेशन में काम करना था ड्यूरिंग द कोविड। तो यहाँ पर हमें क्या है, जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो बदला, जिसकी वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी की पूरी इफेक्ट हो गई। नेक्स्ट आता है चेंज इन मैनेजरियल पर्सनल एंड एम्प्लॉइज। मतलब कि जो भी हमारे एचआर डिपार्टमेंट है या एचआर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम बोल सकते हैं, तो उनमें अगर चेंजेस आते हैं, उनके कल्चर में चेंज आता है, उनके कोई भी बिहेवियर है, उनके कोई रूल है, एथिक्स हैं, उनके कुछ भी बिलीफ सिस्टम है, तो उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हमें चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ रिसोर्सेज। लेक ऑफ रिसोर्सेज मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, और अगर रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर ही कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। या तो उसे उसी अकॉर्डिंग ही ढलना पड़ेगा कि रिसोर्सेज कम है तो उसी से ही उन्हें अपना गुजारा करना पड़ेगा, या फिर वो कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि उन्हें जो रिसोर्सेज की कमी है उसे वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लें। तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंज करना या फिर उसी चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेना, दैट इज बेसिकली चेंज। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर।
अगर हमारी जो पुरानी एग्जिस्टिंग जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है या प्रोसेस है वो अगर हमारा अच्छा नहीं चल रहा, उसमें डेफिशिएंसी आ रही है, दैट मीन्स उसमें कोई कमी आ रही है, तो उसके वजह से भी हमें क्या है, चेंज करने पड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिक्लाइन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी जो एफिशिएंसी थी, काम को करने की जो एफिशिएंसी थी या इफेक्टिवनेस था, वो खत्म हो गया है या वो धीरे धीरे कम हो गया है, तो उसकी वजह से भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हमारी जो भी डेफिशिएंसीज आ रही हैं या फिर जो भी डिक्लाइनिंग स्टेज पे हम जा रहे हैं उसको हम सॉल्व कर सके, अपवर्ड मूवमेंट कर सके, ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके। नेक्स्ट आता है कंफ्लिक्ट। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंफ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, कंफ्लिक्ट क्यों होता है? कंफ्लिक्ट होता है क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटीग्रेटेड होकर काम को करते हैं और जहां पर 4 लोग मिल जाएं तो उन चारों पर्सन के जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो अलग होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर कुछ कंफ्लिक्ट होने की पॉसिबिलिटी होती है और इस कंफ्लिक्ट को सॉल्व किया जाता है थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम या इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल। तो यहाँ पर अगर हम कुछ एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल को अप्लाई कर दें या कुछ एक ऐसा सिस्टम बना दें जिससे जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ओपन हो जाए, तो हमारा जो चेंज है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे सिस्टम को डेवलप करेंगे जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? एक सब सिस्टम है ऑफ इन्वायरमेंट। सो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चेंज इटसेल्फ टू एडजस्ट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट। कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सब सिस्टम है इन्वायरमेंट का, मतलब इन्वायरमेंट एक बड़ी चीज है और छोटी चीज क्या है हमारे लिए? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर जब भी इन्वायरमेंट में चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसे चेंज होना पड़ेगा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को एडजस्ट होना पड़ेगा एज पर द चेंजिंग इन द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और दीज बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चेंज, मतलब कि चेंज के कितने टाइप होते हैं। तो जो ये टाइप्स ऑफ चेंज है इसको दिया था प्रोफेसर विक्टर SL Tan एंड गैरी हैमल ने अलॉन्ग विद CK प्रहलाद। तो यहाँ पर 3 पर्सन, प्रोफेसर विक्टर SL Tan, गैरी हैमल एंड CK प्रहलाद, तीनों ने ही अपने अपने पॉइंट्स दिए थे फॉर द टाइप ऑफ चेंज। टाइप्स ऑफ चेंज के 2 टाइप हैं, फर्स्ट इज प्रोएक्टिव एंड सेकंड इज रिएक्टिव। प्रोएक्टिव को हम प्लान्ड भी बोलते हैं और रिएक्टिव को हम अनप्लान्ड बोलते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है कि कभी भी इन्वायरमेंट में चेंज होगा, उस इन्वायरमेंट में चेंज होने से पहले ही अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या अपने सिस्टम्स के अंदर चेंजेस ले आते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। प्रो का मतलब पहले, कि पहले ही एक्टिव हो जाना, दैट इज प्रोएक्टिव। कि इन्वायरमेंट में चेंज होगा उससे पहले ही खुद को चेंज कर लो, दैट इज प्रोएक्टिव। और इसे हम प्लान्ड भी बोल सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले से ही प्लानिंग करके रखी है कि हमें चेंज होना है, तो ये क्या है? प्लानिंग है। सेकंड क्या कहते हैं? रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है कि जब भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज होगा उसके बाद हम अगर अपने आप को चेंज करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, प्रोसेस को चेंज करते हैं, तो उसे बोलते हैं रिएक्टिव। रिएक्टिव मतलब बाद में चेंज होना, पहले हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होगा, उसके बाद हम खुद को चेंज करेंगे। तो इसको हम अनप्लान्ड भी बोलते हैं। अनप्लान्ड का मतलब क्या होता है कि इसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, इन्वायरमेंट चेंज होगा तो उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, इन्वायरमेंट है उसकी अडॉप्शन कर लेंगे और चेंजेस को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है प्रोएक्टिव का एंड रिएक्टिव का वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रोएक्टिव का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो सेकेंड टाइम जो ये कोविड आया था उसमें अभी कोविड की सिचुएशन या केसेस इतने नहीं आए थे, पहले ही जो स्कूल कॉलेजेस थे उनको बंद कर दिया गया था या लॉकडाउन ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस चल रहा था। तो इसको हम बोलते हैं प्रोएक्टिव, मतलब कि हमारी इन्वायरमेंट में चेंज होने से पहले ही स्कूल कॉलेजेस थे उन्हें बंद कर दिया ताकि जो ये कोविड है वो और ज्यादा ना फैले, तो इसे हम बोलते हैं प्रोएक्टिव। नेक्स्ट आता है रिएक्टिव। रिएक्टिव की अगर हम बात करें, अगर इसको भी कोविड से ही रिलेट करते हैं तो कोविड में क्या हुआ कि कोविड पहले आया और उसकी डोजेस जो हैं वो बाद में आई। उसको जो भी कोविड की जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करने के लिए बाद में जो डोज है या जो भी वैक्सीनेशन है वो बाद में आई है और पहले इन्वायरमेंट में चेंज हो गया था, तो उसको हम बोलेंगे रिएक्टिव। तो यहाँ पर प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका एक बार मीनिंग कर लेते हैं कि प्रोएक्टिव क्या होता है। चेंज इज इनिशिएटेड बेस्ड ऑन सम
एंटीसिपेटेड इवेंट मतलब कि हमें एक पॉसिबिलिटी है कि कोई इवेंट हो सकता है, एंटीसिपेशन है, पॉसिबिलिटी लगती है कि कोई इवेंट हो सकता है, कोई फैक्टर चेंज हो सकता है, कोई भी फोर्सेस जो है वो बदल सकती हैं, जो भी हमने एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की हैं उनमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जिसकी वजह से हम पहले ही जो है वो चेंजेस कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। नेक्स्ट आता है चेंजेस इज इनिशिएटेड रिस्पॉन्स टू सम नॉन एक्सटर्नल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज, कि हमारे पास कुछ पहले से ही कुछ हमारे पास थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, उसके रिस्पोंड में जब हम चेंजेस करते हैं, मतलब पहले ये सारी जो इन्वायरमेंटल है वो चेंज हो गया है, जो भी फैक्टर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चेंज लेके आ रहे हैं, तो उसे बोलते हैं रिएक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवल्स ऑफ चेंजेस। लेवल्स ऑफ चेंजेस क्या कहता है कि ऐसे कौन कौन से लेवल हैं जिसके थ्रू हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें 3 लेवल होती हैं, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। इंडिविजुअल लेवल सबसे पहला लेवल है और सबसे छोटा लेवल जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल होता है। बट इंडिविजुअल लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट डालते हैं। किस तरीके से, जो इंडिविजुअल है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू शो करने की कोशिश की है कि जो इंडिविजुअल है अगर उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, उनका नेचर चेंज होता है, उनका जो कल्चर है वो चेंज होता है, बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, तो क्या होगा, वो जो इंडिविजुअल है वो पूरे ग्रुप को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल जो होता है वो एक ग्रुप का पार्ट है और जो ये ग्रुप है वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो यहाँ पर जो एक इंडिविजुअल होता है वो एक ग्रुप को इम्पैक्ट करता है और जो ग्रुप होता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं अगर वो इंडिविजुअल लेवल पे भी आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करेंगी। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो चेंजेस आते हैं हमारे इंडिविजुअल लेवल पे वो इम्पैक्ट नहीं करते ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि मिथ है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो हमारे इंडिविजुअल हैं वो इन रियलिटी में पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ये इंडिविजुअल लेवल पे जो चेंजेस होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं, कि जैसे हमारी जो सिलेक्शन पॉलिसी हम लगा सकते हैं कि किसी भी पर्सन को जॉब पे हायर करना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, प्लेसमेंट करनी है, या फिर जो ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन की जो प्रोसेस है ये सब करना है, तो वो क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे होता है। लेकिन अगर ये चीज देखी जाए, अगर कोई पर्सन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, तो वो ऑफकोर्स डालता है। तो यहाँ पर जो है इंडिविजुअल लेवल क्या कहता है कि जब भी हम किसी पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन, कोई भी चीज अगर हम करते हैं तो वो इनडायरेक्टली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इम्पैक्ट करता है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना ये जरूर है कि जो हमारे चेंजेस होते हैं, इंडिविजुअल लेवल के जो चेंजेस होते हैं वो इम्पैक्ट नहीं डालते ऑर्गेनाइजेशन पर, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्या कहता है कि नो इंडिविजुअल कैन अंडर एस्टिमेटेड बिकॉज ड्रॉप ऑफ वाटर मेक एन ओशियन, कि हमारा जो कोई भी इंडिविजुअल है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि ये पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो एक पानी की जो एक बूंद है, बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ड्रॉप ऑफ वाटर ओशियन को बना देता है। तो यहाँ पर जो हमारा इंडिविजुअल है वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। तो इंडिविजुअल लेवल चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है ग्रुप लेवल चेंजेस। ग्रुप लेवल चेंजेस क्या कहते हैं, जैसे कि हमने कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेशन करनी है या इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो ये ग्रुप लेवल चेंजेस की ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर हमारे एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, जो हमारा पुराना सिस्टम है, उसमें अगर थोड़ा सा भी चेंज आता है, स्लाइट चेंज, दैट मीन्स अगर हल्का सा भी चेंज आया, तो हमारा जो ग्रुप होता है वो बहुत ही जल्दी जो है वो रिएक्ट करता है। ग्रुप रिएक्ट वेरी फास्ट, क्योंकि इसमें एक ना फियर रहता है, जो हमारे एम्प्लॉइज होते हैं उनको एक फियर रहता है कि अगर कोई भी चेंज होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनके ग्रुप टूट जाएंगे। तो एक जो ये फियर है ना, फियर ऑफ सेपरेशन इसे हम बोलते हैं, कि जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। जैसे ये चेंजेस आए तो उनके मन में ये फियर है कि कहीं उनका जो ग्रुप है वो अलग ना हो जाए, किसी एक पर्सन को उठा के किसी और ग्रुप में ना शिफ्ट कर दिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, एक डर रहता है सेपरेशन होने का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रुप रेसिस्टेंस भी देखने को मिलती है। ग्रुप में लोग मना करते हैं कि ये चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्रुप लेवल चेंजेस हैं वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। बट अ प्लान्ड चेंजेस कैन बी वेरी इजीली इम्प्लीमेंटेड विदाउट एनी रेसिस्टेंस
व्हेन द स्ट्रेटेजिस्ट इज ट्रस्टेड बाय एम्प्लॉयज। क्या कहते हैं कि अगर हम प्लान्ड मतलब कि जो हमने प्रोएक्टिव किया था कि जब भी इन्वायरमेंट में चेंज होएगा उससे पहले ही हमें खुद में चेंज कर लेना है, तो जो हमारा प्रोएक्टिव चेंज था वो जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसमें रेसिस्टेंस जो है, जो मैंने अभी बताया कि जो एम्प्लॉयज हैं वो मना करते हैं, वो अगर हम प्रोएक्टिव में देखें तो कम देखने को मिलता है। मतलब कि प्रोएक्टिव में उन्हें अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा जरूरी है। तो अगर कुछ अच्छे तरीके से एम्प्लॉयज को समझा दिया जाए, या फिर जो एम्प्लॉयज हैं वो अगर अपने जो टॉप मैनेजमेंट का जो पर्सन है या स्ट्रेटेजिस्ट है उसको अगर वो ट्रस्ट करते हैं, उस पर अगर उन्हें एक विश्वास है, उस पे अगर ट्रस्ट है, तो वो जो लोग होते हैं वो रेसिस्टेंस नहीं करते हैं। तो ग्रुप लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा भी चेंज होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत ही बड़े टाइप के चेंजेस होते हैं, जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज और बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम चेंज करते हैं। तो जो कॉर्पोरेट लेवल चेंजेस होते हैं, क्योंकि अब ये कॉर्पोरेट लेवल चेंजेस में ग्रुप्स हैं और ग्रुप्स में कौन है, इंडिविजुअल्स हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन का जो चेंज है वो इम्पैक्ट डालता है ग्रुप्स पे, और ग्रुप्स जो है वो इम्पैक्ट डालता है इंडिविजुअल्स पे। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इनडायरेक्टली किस पे इम्पैक्ट डाल रहा है, इंडिविजुअल पे। और अगर इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो ये किस पे इम्पैक्ट डालता है, ऑर्गेनाइजेशन पे। तो दोनों ही एक दूसरे पे इम्पैक्ट डालते हैं। तीनों ही लेवल्स में जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे होती हैं, हम एकदम से कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ये एक प्रोसेस है जो कि एक लॉन्ग टाइम लेती है, हम एकदम से किसी भी चीज में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। चेंजेस आर स्लो मूविंग, मतलब धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। चेंजेस किसी भी तरह के हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक चेंज हो सकता है, स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है, प्रोसेस ओरिएंटेड चेंज हो सकता है, पीपल ओरिएंटेड चेंज हो सकता है। मतलब कि अगर हम चेंज की बात करें तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर सकते हैं, जो हमारे मिशन, विजन, पर्पस। एक चीज और कि अगर आपको मेरी वीडियो विजन, मिशन और पर्पस चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं विद सम केस स्टडीज, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल चेंजेस की, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर भी होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं तो उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चेंजेस बोला जाता है। प्रोसेस ओरिएंटेड चेंज, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस चल रही थी उसमें चेंजेस हो गए। पीपल ओरिएंटेड चेंज, किसी की प्रमोशन हो गई, डिमोशन हो गई, किसी की हमने सिलेक्शन कर ली, तो यहाँ पर पीपल से रिलेटेड भी कुछ चेंजेस होते हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, किस किस तरह की जो रेजिस्टेंस है देखने को मिलती है चेंज में, और हाउ टू रिमूव दिस रेजिस्टेंस और सम बैरियर्स जो हम पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली।